कहानियां समय की धूल में खो जाती हैं, लेकिन कुछ नाम इतिहास के पन्नों पर अमर हो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम है सिकंदर। सिकंदर, जिसे दुनिया सिकंदर महान के नाम से जानती है, एक योद्धा, एक विजेता, एक सपनों का पीछा करने वाला, जिसने न केवल अपने समय को बल्कि आने वाली सदियों को भी अपने नाम का दीवाना बना दिया। ये कहानी है उस युवा की जिसने एक छोटे से साम्राज्य को विश्व विजेता की राह पर ले जाकर इतिहास रच दिया। आइए चले उस दौर में जब एक बालक ने संसार को अपने इरादों से हिला दिया। मैसेडोन, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये एक छोटा सा यूनानी राज्य था जो पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। यहां के लोग कठोर और युद्ध प्रिय थे, लेकिन उनकी दुनिया यूनान के शक्तिशाली शहर राज्यों जैसे एथेंस या स्पार्टा की तुलना में छोटी थी। इस छोटे से राज्य में 356 ईसा पूर्व में एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम था सिकंदर। उनके पिता थे राजा फिलिप द्वितीय, एक दूरदर्शी शासक जिन्होंने मैसेडोन को एक सैन्य शक्ति में बदलने का सपना देखा था। उनकी माता थी ओलंपियास, एक रहस्यमयी और जुनूनी महिला जिनके बारे में कहा जाता था कि वह देवताओं से प्रेरित थी। सिकंदर का जन्म उस रात हुआ जब मैसेडोन के मंदिरों में आग की लपटें उठ रही थी। कुछ ने इसे अपशकुन माना तो कुछ ने इसे एक महान भविष्य का संकेत। सिकंदर का बचपन युद्ध और सपनों के बीच बीता। राजा फिलिप चाहते थे कि उनका बेटा न केवल एक योद्धा बने बल्कि एक बुद्धिमान शासक भी। सिकंदर को बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी और रणनीति सिखाई गई, लेकिन उनकी शिक्षा केवल तलवार और ढाल तक सीमित नहीं थी। फिलिप ने अपने बेटे के लिए दुनिया के सबसे महान दार्शनिक को चुना, अरस्तु। अरस्तु, जिनके विचार यूनानी दर्शन की नींव थे, ने सिकंदर को विज्ञान, साहित्य और दर्शन की गहराइयों में उतारा। सिकंदर ने होमर की महाकाव्य कविताएं पढ़ी, खासकर इलियड, जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। वो अकिलीज जैसे नायकों की तरह बनना चाहते थे, अजय, अमर। लेकिन सिकंदर का मन केवल किताबों में नहीं रमा। वो एक जुनूनी आत्मा थे। कहा जाता है कि जब वो मात्र 12 वर्ष के थे तब उन्होंने एक जंगली घोड़े को वश में किया जिसे कोई और नहीं संभाल पाया। उस घोड़े का नाम था ब्यूसेफलस। सिकंदर ने देखा कि घोड़ा अपनी परछाई से डरता था। उन्होंने घोड़े को सूरज की ओर मोड़ा, उसका डर दूर किया और उसे अपना सबसे वफादार साथी बना लिया। यह घटना सिकंदर की बुद्धिमत्ता और साहस का पहला परिचय थी। ब्यूसेफलस सिकंदर का साथी बना जो उनके साथ युद्धों और विजयों में रहा। सिकंदर का रिश्ता अपने पिता फिलिप के साथ जटिल था। फिलिप एक महान योद्धा और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने यूनान के कई शहर राज्यों को अपने अधीन किया और एक शक्तिशाली सेना बनाई। लेकिन सिकंदर को लगता था कि उनके पिता का दृष्टिकोण सीमित है। वो केवल यूनान तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जीतना चाहते थे। दूसरी ओर उनकी मां ओलंपियास ने सिकंदर के मन में यह विश्वास भरा कि वो सामान्य इंसान नहीं बल्कि देवताओं का वंशज है। यह विश्वास सिकंदर को उनके जीवन भर प्रेरित करता रहा। सिकंदर की जवानी आते आते मैसेडोन में बदलाव की हवाएं चलने लगी थी। 336 ईसा पूर्व में एक भयानक घटना घटी। राजा फिलिप की हत्या कर दी गई। हत्यारे का नाम था पौसानियास, जो फिलिप का एक विश्वास पात्र था। हत्या के पीछे के कारण आज भी रहस्यमय है। कुछ का मानना है कि यह व्यक्तिगत बदला था, तो कुछ इसे साजिश का हिस्सा मानते हैं। सिकंदर उस समय केवल 20 वर्ष के थे। उनके सामने एक अस्थिर साम्राज्य था जो विद्रोहों और साजिशों से घिरा हुआ था। लेकिन सिकंदर कोई साधारण युवा नहीं थे। हत्यारों को दंडित करने के बाद सिकंदर ने मैसेडोन की गद्दी संभाली। उनकी पहली चुनौती थी अपने पिता के बनाए साम्राज्य को एकजुट रखना। यूनान के शहर राज्य जो फिलिप के अधीन आए थे, अब विद्रोह की योजना बना रहे थे। सबसे बड़ा खतरा था थेब्स शहर से,
जो सिकंदर की सत्ता को चुनौती दे रहा था। सिकंदर ने तेजी से कार्रवाई की। उन्होंने अपनी सेना के साथ थेब्स पर हमला किया और शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। ये एक क्रूर कदम था, लेकिन इसने सिकंदर का संदेश स्पष्ट कर दिया, वो कमजोर नहीं है और वो अपने साम्राज्य को किसी भी कीमत पर बचाएगा। थेब्स की तबाही ने यूनान को झुका दिया। सिकंदर अब केवल मैसेडोन के राजा नहीं थे, बल्कि यूनान के सर्वोच्च नेता थे। लेकिन उनकी नजरें यूनान से बहुत आगे थी। उनके सामने था एक विशाल साम्राज्य फारस। फारसी साम्राज्य उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, जो एशिया माइनर से लेकर मिस्र और भारत की सीमाओं तक फैला था। फारस का राजा था दारा तृतीय, जिसके पास असीम संपत्ति और विशाल सेना थी। सिकंदर का सपना था इस साम्राज्य को जीतना। यह सपना असंभव लगता था। एक छोटे से यूनानी राज्य का युवा राजा, जिसके पास सीमित संसाधन थे, वो दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य से कैसे टकराएगा? लेकिन सिकंदर के लिए असंभव शब्द का कोई अर्थ नहीं था। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ फारस की ओर कूच किया। उनके पास थी केवल 35,000 सैनिकों की सेना, लेकिन उनके पास था एक अडिग विश्वास और एक जलता हुआ जुनून। सिकंदर का नाम अब यूनान में गूंज रहा था। थेब्स की तबाही ने साबित कर दिया था कि वो न केवल अपने पिता फिलिप का उत्तराधिकारी है, बल्कि एक ऐसा योद्धा है जो अपने इरादों को हकीकत में बदल सकता है। लेकिन सिकंदर की नजरें यूनान की सीमाओं से बहुत आगे थी। उनका सपना था फारस का विशाल साम्राज्य, जो उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली और धनवान साम्राज्य था। ये एक ऐसा सपना था जो किसी और के लिए पागलपन लगता, लेकिन सिकंदर के लिए ये उनकी नियति थी। 334 ईसा पूर्व में सिकंदर ने अपनी छोटी सी सेना के साथ फारस की ओर कूच किया। सिकंदर की सेना में केवल 35,000 सैनिक थे, मैसेडोनियन फालैंक्स, घुड़सवार और यूनानी सहयोगी। ये सेना संख्या में छोटी थी, लेकिन अनुशासन और रणनीति में बेजोड़ थी। सिकंदर ने अपने पिता की बनाई सैन्य व्यवस्था को और बेहतर किया था। उनकी फालैंक्स लंबे भालों से लैस पैदल सैनिकों की कतारें दुश्मन की सेना को चीर देने में माहिर थी। उनकी घुड़सवारी, जिसमें स्वयं सिकंदर अपने वफादार घोड़े ब्यूसेफलस पर सवार होते थे, युद्ध के मैदान में तूफान की तरह थी। लेकिन सबसे बड़ा हथियार था सिकंदर का दिमाग, तेज, चालाक और हमेशा एक कदम आगे। सिकंदर का पहला लक्ष्य था एशिया माइनर, जो आज का तुर्की है। यह क्षेत्र फारसी साम्राज्य का हिस्सा था, लेकिन यहां की सत्ता स्थानीय सत्रपों, प्रांतीय शासकों के हाथ में थी। सिकंदर ने अपनी सेना को हेल्सपॉन्ट, आज का डार्डानेल्स, के रास्ते एशिया में उतारा। ये एक प्रतीकात्मक क्षण था। कहा जाता है कि जब सिकंदर का जहाज तट पर पहुंचा तो उन्होंने अपना भाला जमीन में गाड़ दिया, ये घोषणा करते हुए कि ये भूमि अब उनकी है। ये सिकंदर का आत्मविश्वास था। वो युद्ध लड़ने नहीं, जीतने आया था। फारसी साम्राज्य का नेतृत्व उस समय दारा तृतीय कर रहे थे। दारा एक शक्तिशाली सम्राट थे, जिनके पास असीम संसाधन और लाखों सैनिकों की सेना थी। लेकिन फारसी सेना में एक कमी थी, वो विशाल थी, लेकिन धीमी और असंगठित। दारा ने एशिया माइनर की रक्षा का जिम्मा अपने सत्रपों को सौंपा था। इन सत्रपों ने एक सेना इकट्ठी की और सिकंदर का रास्ता रोकने के लिए ग्रैनिकस नदी के किनारे डेरा डाला। यह सिकंदर का फारस के खिलाफ पहला युद्ध था। 334 ईसा पूर्व में ग्रैनिकस नदी के तट पर सिकंदर और फारसी सेना आमने सामने थे। फारसी सेना की संख्या सिकंदर की सेना से दोगुनी थी और उनकी स्थिति नदी के ऊंचे किनारे पर मजबूत थी। फारसी सैनिकों को भरोसा था कि सिकंदर की छोटी सेना उनके सामने टिक नहीं पाएगी। लेकिन सिकंदर ने अपने सैनिकों को रणनीति समझाई। उन्होंने दिन के उजाले में हमला करने का फैसला किया, जो उस समय असामान्य था।
क्योंकि ज्यादातर सेनाएं भोर में हमला करती थी। सिकंदर जानते थे कि आश्चर्य उनका सबसे बड़ा हथियार है। युद्ध शुरू हुआ। सिकंदर ने अपनी घुड़सवारी का नेतृत्व किया और सीधे फारसी सेना के केंद्र पर हमला बोला। नदी के तेज बहाव और ऊंचे किनारों के बावजूद सिकंदर की सेना ने फारसी रक्षा को तोड़ दिया। सिकंदर स्वयं युद्ध के बीच में थे, अपने भाले और तलवार से दुश्मनों को धराशायी करते हुए। एक क्षण ऐसा आया जब एक फारसी सैनिक ने सिकंदर पर कुल्हाड़ी से हमला किया। सिकंदर की जान खतरे में थी, लेकिन उनके वफादार साथी क्लाइटस ने उन्हें बचा लिया। अंत में सिकंदर की सेना ने फारसी सेना को पूरी तरह तितर-बितर कर दिया। फारसी सत्रपों में से कई मारे गए और जो बचे वे भाग खड़े हुए। ग्रैनिकस की जीत सिकंदर की पहली बड़ी उपलब्धि थी। इसने न केवल उनकी सेना का मनोबल बढ़ाया, बल्कि फारसी साम्राज्य को यह संदेश दिया कि ये युवा राजा कोई साधारण शासक नहीं है। सिकंदर ने ग्रैनिकस के बाद एशिया माइनर के कई शहरों को अपने अधीन कर लिया। कुछ शहरों ने युद्ध किया तो कुछ ने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर की नीति स्पष्ट थी। वो उन शहरों के साथ उदारता दिखाते थे जो बिना लड़े समर्पण करते थे, लेकिन जो विरोध करते थे उन्हें कठोर सजा मिलती थी। लेकिन सिकंदर की राह में एक नई चुनौती थी। फारस का एक शक्तिशाली सेनापति मेमनॉन अब सिकंदर का रास्ता रोकने की योजना बना रहा था। मेमनॉन एक यूनानी भाड़े का सैनिक था जो फारस की सेवा में था। वो जानता था कि सिकंदर की सेना को जमीन पर हराना मुश्किल है, इसलिए उसने समुद्र में सिकंदर को घेरने की रणनीति बनाई। फारसी नौसेना उस समय भूमध्य सागर में सबसे शक्तिशाली थी, जबकि सिकंदर के पास कोई मजबूत नौसेना नहीं थी। मेमनॉन ने सिकंदर की आपूर्ति लाइनों को काटने और उनके सहयोगी शहरों पर हमला करने की योजना बनाई। सिकंदर ने इस खतरे को समझा। उन्होंने फैसला किया कि वो समुद्र में नहीं, बल्कि जमीन पर ही फारसी नौसेना को हराएंगे। सिकंदर ने एशिया माइनर के तटीय शहरों पर कब्जा करना शुरू किया ताकि फारसी नौसेना को कोई बंदरगाह न मिले। ये एक जोखिम भरी रणनीति थी, लेकिन सिकंदर का आत्मविश्वास अडिग था। उनकी सेना ने एक के बाद एक शहर जीता और धीरे धीरे फारसी नौसेना कमजोर पड़ने लगी। मेमनॉन की योजना विफल हो रही थी, लेकिन तभी मेमनॉन की अचानक मृत्यु हो गई, जिसने सिकंदर की राह को और आसान कर दिया। ग्रैनिकस की जीत और एशिया माइनर पर कब्जे ने सिकंदर को एक नया आत्मविश्वास दिया, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। फारस का असली दिल अभी भी सिकंदर से बहुत दूर था। दारा तृतीय अब स्वयं सिकंदर का सामना करने की तैयारी कर रहा था। अगला युद्ध, इश्शुस का युद्ध, सिकंदर के लिए एक और बड़ा इम्तिहान था। यह युद्ध न केवल सिकंदर की रणनीति की परीक्षा लेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि क्या वो वाकई में फारस को जीत सकता है। सिकंदर की ग्रैनिकस की जीत ने एशिया माइनर को उसके कदमों में ला दिया था। फारसी साम्राज्य के सत्रपों को हराकर उसने साबित कर दिया था कि वो केवल एक युवा राजा नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत है जिसे रोकना आसान नहीं। लेकिन सिकंदर का असली इम्तिहान अभी बाकी था। फारस का सम्राट दारा तृतीय अब स्वयं मैदान में उतर चुका था। उसकी विशाल सेना, जो लाखों सैनिकों और युद्ध रथों से सुसज्जित थी, सिकंदर की छोटी सेना के लिए एक असंभव चुनौती थी। 333 ईसा पूर्व की बात है। सिकंदर अपनी सेना के साथ एशिया माइनर से आगे बढ़ चुका था और अब सीरिया के तटवर्ती क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा था। दारा तृतीय ने सिकंदर को रोकने के लिए अपनी सबसे बड़ी सेना इकट्ठी की थी। फारसी सेना में पैदल सैनिक, घुड़सवार, युद्ध रथ और भाड़े के यूनानी सैनिक शामिल थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि दारा की सेना में 1.5 से 2 लाख सैनिक थे, जबकि सिकंदर के पास केवल 40,000 सैनिक थे। संख्या के हिसाब से ये युद्ध सिकंदर के लिए आत्मघाती लग रहा था, लेकिन सिकंदर का हथियार उनकी रणनीति और साहस था। इश्शुस
एक तटीय मैदान युद्ध का स्थान बना। ये क्षेत्र पहाड़ों और समुद्र के बीच बसा था, जिससे युद्ध का मैदान संकरा था। दारा ने सोचा कि उसकी विशाल सेना इस मैदान में सिकंदर को कुचल देगी, लेकिन ये संकरी जगह सिकंदर के लिए वरदान साबित हुई। उनकी फालैंक्स और घुड़सवारी ऐसी जगहों में बेहतर काम करती थी जहां दुश्मन की बड़ी सेना अपनी संख्या का पूरा फायदा न उठा सके। सिकंदर ने अपनी सेना को रात भर तैयार किया। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रेरित किया, ये कहते हुए कि ये युद्ध न केवल फारस के खिलाफ है, बल्कि उनके लिए अमरता की राह है। युद्ध की सुबह सिकंदर ने अपनी सेना को पिंडस नदी के किनारे तैनात किया। दारा की सेना नदी के दूसरी ओर थी, अपने युद्ध रथों और भारी सैन्य टुकड़ियों के साथ तैयार। सिकंदर ने अपनी रणनीति सावधानी से बनाई। उन्होंने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटा। दाया हिस्सा, जिसमें उनकी सबसे मजबूत घुड़सवारी थी, स्वयं सिकंदर ने संभाला। बाया हिस्सा उनके विश्वसनीय सेनापति पार्मेनियन के पास था और केंद्र में थी उनकी घातक फालैंक्स। सिकंदर का लक्ष्य था दारा को सीधे निशाना बनाना, क्योंकि वह जानता था कि फारसी सेना का मनोबल दारा के साथ खड़ा है। युद्ध शुरू हुआ। दारा के युद्ध रथ सिकंदर की सेना पर टूट पड़े, लेकिन सिकंदर की फालैंक्स ने उन्हें रोक लिया। फारसी घुड़सवारी ने सिकंदर के बाएं हिस्से पर हमला किया, जिससे पार्मेनियन की टुकड़ी दबाव में आ गई, लेकिन सिकंदर ने मौके का फायदा उठाया। उन्होंने अपनी घुड़सवारी के साथ फारसी सेना के केंद्र पर तीखा हमला बोला, सीधे दारा की ओर बढ़ते हुए। सिकंदर का यह हमला इतना तेज और अप्रत्याशित था कि फारसी सेना में अफरातफरी मच गई। दारा, जो अपने सुनहरे रथ पर सवार था, सिकंदर के हमले को देखकर घबरा गया। कहा जाता है कि सिकंदर और दारा के बीच एक क्षण ऐसा आया जब दोनों एक दूसरे के सामने थे। सिकंदर का भाला दारा की ओर बढ़ा, लेकिन दारा ने युद्ध के मैदान से भागने का फैसला किया। दारा का भागना फारसी सेना के लिए अंत की शुरुआत थी। उनके सैनिकों का मनोबल टूट गया और सिकंदर की सेना ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। इश्शुस का युद्ध सिकंदर की सबसे बड़ी जीतों में से एक बन गया। युद्ध के बाद सिकंदर को दारा का शाही खेमा मिला, जिसमें अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण थी दारा की मां, पत्नी और बच्चों का कब्जा। सिकंदर ने उनके साथ उदारता दिखाई। उन्होंने दारा के परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उनकी रक्षा का वचन दिया। यह सिकंदर की नीति थी। वो युद्ध में क्रूर था, लेकिन जीत के बाद उदार। इस कदम ने न केवल सिकंदर की प्रतिष्ठा बढ़ाई, बल्कि फारसी लोगों के बीच भी उनके प्रति सम्मान पैदा किया। इश्शुस की जीत ने सिकंदर के लिए फारस के दरवाजे खोल दिए। अब उनके सामने था फारस का धनवान पश्चिमी हिस्सा, सीरिया, फिनिशिया और मिस्र। लेकिन सिकंदर ने जल्दबाजी नहीं की। वो जानता था कि फारसी साम्राज्य को पूरी तरह जीतने के लिए उसे धैर्य और रणनीति की जरूरत है। उन्होंने पहले तटीय क्षेत्रों पर कब्जा करने का फैसला किया, ताकि फारसी नौसेना को पूरी तरह निष्क्रिय किया जा सके। इसके बाद सिकंदर की नजर टायर शहर पर पड़ी, जो फिनिशिया का एक मजबूत और धनवान शहर था। टायर एक द्वीप पर बसा था, जिसे समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा था। शहर की दीवारें अभेद्य थी और टायर के लोग अपनी नौसेना पर गर्व करते थे। उन्होंने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। सिकंदर के लिए ये एक चुनौती थी। उन्होंने टायर को जीतने का फैसला किया, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। सिकंदर ने एक असंभव योजना बनाई। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे समुद्र में एक कृत्रिम रास्ता बनाएं, जो मेनलैंड से टायर के द्वीप तक जाए। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग उपलब्धि थी जिसके बारे में उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। सिकंदर के सैनिकों ने दिन रात काम किया, पत्थरों और मलबे को समुद्र में डालकर एक रास्ता बनाया। टायर के लोगों ने इस रास्ते पर आग बरसाई, जलते हुए जहाज भेजे, लेकिन सिकंदर का इरादा अटल था।
7 महीने की घेराबंदी के बाद 332 ईसा पूर्व में सिकंदर ने टायर पर हमला बोला और शहर को जीत लिया। टायर की जीत ने सिकंदर को एक नया नाम दिया। वो अब केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति था जो असंभव को संभव बना सकती थी। टायर के बाद सिकंदर ने मिस्र की ओर कूच किया, जहां उसे बिना किसी युद्ध के स्वागत मिला। मिस्र के लोग उसे मुक्तिदाता के रूप में देखते थे, क्योंकि वे फारसी शासन से त्रस्त थे। मिस्र में सिकंदर को अमुन के मंदिर में देवता का दर्जा दिया गया। यह सिकंदर के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि इससे उसका विश्वास और मजबूत हुआ कि वो सामान्य इंसान नहीं, बल्कि देवताओं का चुना हुआ है। सिकंदर अब केवल मैसेडोन का राजा नहीं था, वो एशिया माइनर, फिनिशिया और मिस्र का विजेता था। टायर की अभेद्य दीवारें उसके सामने ढह चुकी थी और मिस्र ने उसे देवता का दर्जा दिया था। लेकिन सिकंदर का सपना अभी अधूरा था। फारस का दिल, उसका शाही शहर, उसकी राजधानी और सम्राट दारा तृतीय अभी भी उसकी पहुंच से बाहर था। सिकंदर जानता था कि फारसी साम्राज्य को पूरी तरह जीतने के लिए उसे दारा को हराना होगा। 332 ईसा पूर्व के अंत तक सिकंदर ने मिस्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। उसने एक नए शहर की नींव रखी, जिसे उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया कहा। यह शहर बाद में ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना। लेकिन उस समय यह सिकंदर की दूरदर्शिता का प्रतीक था। वो केवल विजेता नहीं था, वो एक साम्राज्य निर्माता था जो अपनी छाप हर जगह छोड़ना चाहता था। मिस्र के बाद सिकंदर ने अपनी नजर मेसोपोटामिया पर टिकाई, जहां फारस का असली केंद्र था। दारा तृतीय, जो इश्शुस के युद्ध में हार के बाद भाग गया था, अब एक नई सेना के साथ सिकंदर का सामना करने की तैयारी कर रहा था। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी सेना के साथ मेसोपोटामिया की ओर बढ़ा। उसकी सेना अब पहले से अधिक अनुभवी थी, लेकिन थकान और लगातार युद्धों ने सैनिकों पर असर डाला था। दूसरी ओर दारा ने अपनी सबसे बड़ी सेना इकट्ठी की थी। इतिहासकारों का अनुमान है कि दारा की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे, जिसमें युद्ध रथ, भारी घुड़सवारी और विशेष रूप से तैयार किए गए हथियार शामिल थे। दारा ने युद्ध के लिए गौगामेला का मैदान चुना, जो एक विशाल खुला मैदान था। वो चाहता था कि उसकी विशाल सेना की संख्या सिकंदर की छोटी सेना को कुचल दे। सिकंदर के पास केवल 47,000 सैनिक थे। संख्या में वह दारा से बहुत पीछे था, लेकिन उसका आत्मविश्वास अटल था। गौगामेला के युद्ध से पहले सिकंदर ने अपनी सेना को एक रात पहले आराम करने का आदेश दिया। उसने अपने सैनिकों के साथ रणनीति पर चर्चा की और युद्ध के मैदान का बारीकी से अध्ययन किया। दारा ने मैदान को समतल करवाया था ताकि उसके युद्ध रथ आसानी से दौड़ सके। सिकंदर ने इसे अपने फायदे में बदलने की योजना बनाई। उसने अपनी सेना को एक तिरछी रचना में तैनात किया ताकि वह दारा की सेना को एक तरफ खींच सके और उनके केंद्र में कमजोरी पैदा कर सके। युद्ध की सुबह 1 अक्टूबर 331 ईसा पूर्व को दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दारा ने अपने युद्ध रथों को सिकंदर की फालैंक्स पर भेजा, लेकिन सिकंदर की सेना ने रास्ते में जाल बिछाकर रथों को बेकार कर दिया। सिकंदर ने अपनी घुड़सवारी को दाईं ओर ले जाकर दारा की सेना को भटकाया। इस बीच उसकी फालैंक्स ने फारसी सेना के केंद्र पर दबाव बनाए रखा। सिकंदर का असली लक्ष्य फिर वही था, दारा को सीधे निशाना बनाना। उसने अपनी सबसे तेज घुड़सवारी के साथ फारसी सेना के केंद्र में एक गहरा हमला बोला, सीधे दारा की ओर बढ़ते हुए। दारा, जो अपनी सेना की विशालता पर भरोसा कर रहा था, सिकंदर के इस तेज हमले के लिए तैयार नहीं था। जैसे ही सिकंदर की घुड़सवारी उसके करीब पहुंची, दारा का हौसला टूट गया। एक बार फिर उसने युद्ध के मैदान से भागने का फैसला किया। दारा का भागना फारसी सेना के लिए अंत की घंटी था।
सिकंदर की सेना ने फारसी सैनिकों को तितर-बितर कर दिया। गौगामेला का युद्ध सिकंदर की सबसे शानदार जीत थी। इसने फारसी साम्राज्य की रीढ़ तोड़ दी। गौगामेला की जीत के बाद सिकंदर ने फारस के शाही शहरों पर कब्जा करना शुरू किया। सबसे पहले उसने बेबीलोन पर कब्जा किया, जहां उसे एक मुक्तिदाता के रूप में स्वागत किया गया। बेबीलोन की अपार संपत्ति और वैभव ने सिकंदर की सेना को नई ऊर्जा दी। इसके बाद सिकंदर ने सुसा और फिर परसेपोलिस, फारस की शाही राजधानी, पर कब्जा किया। परसेपोलिस में सिकंदर को दारा का खजाना मिला, जिसमें इतना सोना और चांदी थी कि उसे ले जाने के लिए हजारों खच्चरों की जरूरत पड़ी। लेकिन परसेपोलिस में एक विवादास्पद घटना घटी। सिकंदर ने परसेपोलिस के शाही महल को आग लगाने का आदेश दिया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह फारस के खिलाफ यूनानियों के पुराने गुस्से का बदला था, क्योंकि फारसियों ने एक बार एथेंस को जलाया था। दूसरों का कहना है कि यह सिकंदर का प्रतीकात्मक कदम था, यह दिखाने के लिए कि फारसी साम्राज्य अब समाप्त हो चुका है। जो भी कारण हो, परसेपोलिस की आग ने फारस के गौरव को राख में बदल दिया। दारा तृतीय अब एक भगोड़ा था। वो अपनी जान बचाने के लिए फारस के पूर्वी हिस्सों में भाग गया। सिकंदर ने उसका पीछा किया, लेकिन 330 ईसा पूर्व में दारा की हत्या उसके ही एक सत्रप बेसस ने कर दी। दारा की मृत्यु ने सिकंदर को फारस का निर्विवाद शासक बना दिया। लेकिन सिकंदर ने दारा के प्रति सम्मान दिखाया। उसने दारा के शव को शाही सम्मान के साथ दफनाया और उसकी हत्या के लिए बेसस को दंडित करने का संकल्प लिया। गौगामेला की जीत और फारस के शाही शहरों पर कब्जे ने सिकंदर को दुनिया का सबसे शक्तिशाली शासक बना दिया। लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। वो फारस के पूर्वी प्रांतों को पूरी तरह अपने अधीन करना चाहता था। इसके अलावा उसकी नजर अब भारत की ओर थी, जहां उसने सुना था कि अपार धन और रहस्यमयी संस्कृति मौजूद थी। सिकंदर का साम्राज्य अब विशाल था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उससे भी बड़ी थी। सिकंदर अब फारस का स्वामी था। गौगामेला की विजय और परसेपोलिस की राख ने फारसी साम्राज्य को उसके कदमों में ला दिया था। उसका साम्राज्य अब एशिया माइनर से लेकर मध्य एशिया तक फैला था और उसकी सेना का नाम दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा था। लेकिन सिकंदर का मन अभी भी भटक रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी। उसने सुना था कि पूर्व में भारत की भूमि पर अपार धन, रहस्यमयी संस्कृति और शक्तिशाली राजा है। सिकंदर का सपना था कि वह दुनिया के अंत तक जाए, जहां समुद्र की लहरें धरती को छूती है। 330 ईसा पूर्व के बाद सिकंदर ने फारस के पूर्वी प्रांतों को अपने अधीन करने के लिए कई छोटे बड़े युद्ध लड़े। मध्य एशिया के कबीलों ने उसका कड़ा विरोध किया, लेकिन सिकंदर की रणनीति और दृढ़ता के आगे कोई नहीं टिक सका। इन अभियानों में उसने अपनी सेना को और सख्त किया, लेकिन साथ ही उसके सैनिकों में थकान भी बढ़ने लगी। सिकंदर के सैनिक, जो मैसेडोन के पहाड़ों से निकले थे, अब हजारों मील दूर अनजान भूमि पर थे। फिर भी सिकंदर का उत्साह कम नहीं हुआ। 327 ईसा पूर्व में उसने भारत की ओर कूच करने का फैसला किया। भारत उस समय कई छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत को पार किया, जो उस समय की सबसे कठिन यात्राओं में से एक थी। उसकी सेना ने ठंड, भूख और पहाड़ी कबीलों के हमलों का सामना किया, लेकिन सिकंदर का नेतृत्व ऐसा था कि उसके सैनिक उसका हर आदेश मानने को तैयार थे। भारत में प्रवेश करने पर सिकंदर का सामना कई स्थानीय राजाओं से हुआ। कुछ ने उसका स्वागत किया और उसकी अधीनता स्वीकार की, जबकि कुछ ने युद्ध का रास्ता चुना। सिकंदर का सबसे बड़ा युद्ध भारत में हाइडस्पेस, झेलम नदी के तट पर हुआ 326 ईसा पूर्व में। यह युद्ध था पोरस के खिलाफ, एक शक्तिशाली भारतीय राजा जिसके पास विशाल सेना और युद्ध हाथी थे।
पोरस की सेना हाइडस्पेस नदी के दूसरी ओर तैनात थी और नदी का तेज बहाव सिकंदर के लिए एक बड़ी चुनौती था। पोरस को भरोसा था कि सिकंदर नदी पार नहीं कर पाएगा, लेकिन सिकंदर ने फिर अपनी चतुराई दिखाई। उसने अपनी सेना का एक हिस्सा नदी के नीचे की ओर भेजा, ये दिखाने के लिए कि वो वहां से हमला करेगा। इस बीच सिकंदर ने अपनी मुख्य सेना के साथ रात के अंधेरे में नदी पार की और पोरस की सेना पर अप्रत्याशित हमला बोला। हाइडस्पेस का युद्ध सिकंदर के लिए सबसे कठिन युद्धों में से एक था। पोरस के युद्ध हाथियों ने सिकंदर की फालैंक्स को भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सिकंदर ने अपनी घुड़सवारी और रणनीति से पोरस की सेना को घेर लिया। घंटों की भीषण लड़ाई के बाद पोरस की सेना हार गई, लेकिन पोरस ने हार नहीं मानी। उसने अंत तक युद्ध लड़ा। जब सिकंदर ने पोरस को बंदी बनाया तो उसने पूछा, तुम्हें कैसा व्यवहार चाहिए? पोरस ने गर्व से जवाब दिया, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। सिकंदर इस जवाब से इतना प्रभावित हुआ कि उसने न केवल पोरस को रिहा किया, बल्कि उसका राज्य भी वापस कर दिया और उसे अपना मित्र बना लिया। हाइडस्पेस की जीत सिकंदर की आखिरी बड़ी सैन्य उपलब्धि थी, लेकिन इस जीत ने उसकी सेना को पूरी तरह थका दिया। सिकंदर अब गंगा नदी की ओर बढ़ना चाहता था, जहां उसने सुना था कि और भी शक्तिशाली साम्राज्य है, लेकिन उसकी सेना अब और नहीं चल सकी। सैनिक थके हुए थे, बीमार थे और अपने घरों को लौटना चाहते थे। बियास नदी के तट पर सिकंदर के सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। यह सिकंदर के लिए एक झटका था। उसने अपने सैनिकों को प्रेरित करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसे उनकी बात माननी पड़ी। सिकंदर ने वापसी का फैसला किया। उसने भारत में कई गढ़ और शहर बसाए ताकि उसकी विरासत बनी रहे। वापसी की यात्रा उतनी ही कठिन थी। सिकंदर ने सिंधु नदी के रास्ते दक्षिण की ओर मार्ग चुना, जहां उसे कई स्थानीय कबीलों का विरोध झेलना पड़ा। एक युद्ध में मालवा के किले पर हमले के दौरान सिकंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। एक तीर उसके सीने में लगा और वो मृत्यु के करीब पहुंच गया। उसके सैनिकों ने उसे बचा लिया, लेकिन ये घटना सिकंदर की सेना के लिए एक बड़ा झटका थी। 325 ईसा पूर्व तक सिकंदर अपनी सेना के साथ फारस की खाड़ी तक पहुंचा। उसने अपनी सेना को दो हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा समुद्र के रास्ते और दूसरा जमीन के रास्ते बेबीलोन की ओर गया। गेड्रोसिन रेगिस्तान की यात्रा सबसे कठिन थी, जहां भूख, प्यास और गर्मी ने सिकंदर की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। जब सिकंदर बेबीलोन पहुंचा तो उसकी सेना का एक बड़ा हिस्सा खो चुका था। बेबीलोन में सिकंदर ने अपने साम्राज्य को संगठित करने की योजना बनाई। उसने यूनानी और फारसी संस्कृतियों को मिलाने की कोशिश की, अपने सैनिकों को फारसी महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और एक नई विश्व व्यवस्था का सपना देखा। लेकिन उसका स्वास्थ्य अब जवाब दे रहा था। लगातार युद्धों, चोटों और शराब के अत्यधिक सेवन ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर को तेज बुखार हुआ। 10 दिन तक वो बीमारी से जूझता रहा। 33 वर्ष की आयु में 10 या 11 जून 323 ईसा पूर्व को सिकंदर ने अंतिम सांस ली। सिकंदर की मृत्यु के साथ एक युग का अंत हुआ। उसने कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना था और उसका विशाल साम्राज्य उसके सेनापतियों के बीच बंट गया। लेकिन सिकंदर की विरासत आज भी जीवित है। उसने न केवल एक साम्राज्य बनाया, बल्कि यूनानी संस्कृति को पूर्व तक ले गया, जिसने हेलेनिस्टिक युग की शुरुआत की। सिकंदर की कहानी यहां समाप्त होती है। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसने दुनिया को अपने सपनों से रंग दिया, लेकिन जिसका अंत उसकी महत्वाकांक्षा की तरह ही अधूरा रहा। सिकंदर महान एक नाम जो समय की धूल में कभी नहीं खोएगा।